दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है लापता लेडीज। ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इसके बारे में कुछ भी बताकर मैं इसका मजा खराब नहीं करूंगा, सो प्लीज मूवी को एंड तक देखना। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 2001 के एक सीन से होती है जहां गांव में एक कपल की शादी के बाद विदाई हो रही थी। लड़के का नाम दीपक है और लड़की का नाम फूल देवी। दीपक की शादी को अब 2 दिन हो चुके थे और उसके परिवार वाले शादी के तुरंत बाद ही चले गए थे, लेकिन फूल की दादी की इच्छा थी कि वो यहाँ पूजा करके ही जाए। इसलिए पूजा खत्म होने के बाद दीपक और फूल अब अपने घर जा रहे थे। फूल की माँ उसे कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए अब अपना घूंघट ऊपर मत करना। इसके बाद दीपक और फूल अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले तो ये दोनों बस में सफर करके एक स्टेशन पर पहुंचते हैं। रास्ते में दीपक फूल की ज्वेलरी उतरवा लेता है ताकि वो उसे अपने पास सुरक्षित रख सके। इसके बाद ये लोग एक गांव से ट्रेन पकड़ते हैं जिसमें काफी भीड़ थी। तभी दीपक देखता है कि उस डिब्बे में पहले से ही 2 नए शादीशुदा जोड़े बैठे हुए हैं और दुल्हन की ड्रेस भी लगभग सेम थी। फिर दीपक फूल को वहीं पर सीट पर बिठा देता है और साइड में खड़ा हो जाता है। तभी उनसे एक दुल्हे प्रदीप की माँ पूछती है कि तुम शादी करके आए हो, तुम्हें दहेज में क्या मिला। फिर वो अपने बारे में बताने लगती है कि हमें तो एक बाइक और कैश सब मिला है। हमारा बेटा प्रदीप तो अभी भी ससुराल वालों से नाराज था क्योंकि उसे थोड़ा और दहेज चाहिए था। फिर प्रदीप की माँ दीपक से पूछती है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या मिला, लेकिन दीपक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर प्रदीप की माँ कहती है कि जरूर लड़के में ही खोट होगा। फिर थोड़ी देर बाद दीपक को भी सीट मिल जाती है। अब दीपक को टॉयलेट जाना था, फिर वो फूल को बताकर टॉयलेट चला जाता है। तभी ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और ट्रेन में भीड़ घुस जाती है। धीरे धीरे फूल साइड में होती हुई खिड़की के पास पहुंच जाती है। फिर प्रदीप भी उसी सीट पर आकर बैठ जाता है और उसकी पत्नी भी साथ थी। भीड़ के कारण दीपक को साइड में बैठना पड़ता है। फिर रात होते होते दीपक का स्टेशन आ जाता है। फिर वो जल्दी से प्रदीप की पत्नी को फूल समझकर अपने साथ ले जाता है। प्रदीप की पत्नी घूंघट के कारण देख नहीं पाती और नीचे उतर जाती है, लेकिन तभी वो समझ जाती है कि ये उसका पति नहीं है। अब ये जानने के बावजूद भी वो दीपक को बिना बताए उसके साथ चल देती है। अब वो ऐसा क्यों करती है वो हमें आगे पता चलेगा। फिर दीपक अपने गाँव पहुँच जाता है जहाँ उसके दोस्त बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत करते हैं। दीपक खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ घर चला जाता है। फिर उसकी माँ उन दोनों की आरती उतारती है और दुल्हन को घूंघट उठाने के लिए कहती है। जैसे ही वो लड़की घूंघट उठाती है सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ फूल की जगह कोई और ही आ गई थी। लड़की बताती है कि उसका नाम पुष्पा है और वो गलती से दीपक के साथ आ गई है। घूंघट और अंधेरे के कारण उसे पता ही नहीं चला और वो दीपक को अपना पति समझकर उसके साथ यहाँ आ गई। फिर दीपक के पापा उसको डांटते हैं कि वो अपनी बीवी को कैसे भूल सकता है। ये सुनकर दीपक चिंता में पड़ जाता है कि उसकी फूल का अब क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं है कि दीपक ट्रेन से उतर चुका है। फिर दीपक के घर वाले पुष्पा से उसके गांव के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि वो गंगापुर की रहने वाली है, लेकिन गंगापुर में कई गांव हैं और पुष्पा को उसके ससुराल का सही से पता भी नहीं था। उसे तो सिर्फ ये पता था कि उसके पति का नाम पंकज है। पूछने पर वो अपने पति का नाम पंकज बताती है और दीपक को एक नंबर देती है, लेकिन नंबर बार बार गलत बता रहा था। दीपक की माँ कहती है कि जब तक इसके घर का पता नहीं चलता पुष्पा यहीं दीपक की भाभी के कमरे में रहेगी। फिर दीपक और उसके दोस्त फूल को रेलवे स्टेशन ढूंढने चले जाते हैं। जब ट्रेन में फूल की आंख खुलती है तो वो देखती है कि दीपक वहाँ नहीं है। फिर वो ट्रेन से नीचे उतर जाती है, लेकिन दीपक उसे कहीं भी नहीं मिलता। प्रदीप भी अपनी बीवी को खोजता है, लेकिन वो भी गायब थी। अब प्रदीप को समझ आ जाता है, लेकिन प्रदीप को अपनी बीवी के जाने का कोई गम नहीं था। वो कहता है कि अब तो दहेज मिल ही चुका है, बीवी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम पुष्पा को देखते हैं जो अपने बैग से एक फोन निकालती है और सिम को जला देती है, यानी कि पुष्पा कुछ छुपा रही थी। दूसरी तरफ फूल उस स्टेशन पर बिल्कुल अकेली थी और डर रही थी। जब सुबह होती है तो फूल एक आदमी से मिलती है। फिर वो डरकर भागने लगती है और एक छोटू नाम के लड़के से टकरा जाती है। छोटू बताता है कि उस आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं, वो अच्छा आदमी है। फिर फूल कहती है कि वो स्टेशन पर खो गई है। फिर छोटू उसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाता है। स्टेशन मास्टर उससे उसके गांव के बारे में पूछता है, लेकिन फूल को तो पता ही नहीं था। फिर वो उससे उसके पति का नाम पूछते हैं, लेकिन फूल नाम लेने से मना कर देती है कि पति का नाम नहीं लूंगी। फिर वो उन्हें अपनी मेहंदी दिखाती है, जिससे मास्टर को पता चल जाता है कि पति का नाम दीपक है। फिर फूल कहती है कि उस गांव का नाम किसी फूल से था, लेकिन इस बात से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये किस गांव की बात कर रही है। फिर स्टेशन मास्टर उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फूल मना कर देती है क्योंकि उसको पुलिस के पास जाने से डर लग रहा था। फिर छोटू उसे एक दादी के पास ले जाता है जो कि एक टी स्टॉल चलाती थी।
जब दादी फूल की कहानी सुनती है तो कहती है जरूर उसका पति उसे छोड़कर भाग गया होगा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ सुहागरात मना ली और अब गहने भी उसी के पास हैं। लेकिन फूल कहती है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। फिर दादी फूल की मदद करने के लिए मान जाती है। फिर वो फूल को उसी स्टॉल पर काम करने के लिए लगा देती है। इधर अब फूल का पता लगाने के लिए दीपक अपने दोस्तों के साथ पुलिस के पास जाता है और वहाँ इंस्पेक्टर श्याम को सब कुछ बताने लगता है। श्याम को तो ये लगता है कि वो लड़की सारी ज्वेलरी लेकर खुद ही भाग गई होगी, लेकिन दीपक कहता है कि नहीं, गहने तो मेरे पास हैं। फिर श्याम पूछता है कि जो लड़की तुम्हारे साथ आई है क्या उसके पास गहने हैं? दीपक कहता है हाँ, उसके पास तो अच्छी खासी ज्वेलरी है। फिर श्याम को उस पर शक हो जाता है। तभी दीपक फूल की फोटो दिखाता है और फोटो देखते ही श्याम दीपक का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि फोटो में तो उसने घूंघट किया हुआ था। अब ये केस बहुत ही अनोखा था, क्योंकि उनके पास कोई भी संकेत नहीं था कि गलती हुई तो हुई कैसे। फिर श्याम दीपक को कहता है कि कल पुष्पा को लेकर थाने आ जाना, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि फूल को पहचाने कैसे। तभी प्रदीप को देखकर पता चलता है कि वो अपनी दूसरी शादी के मामले में आया है और इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। फिर दीपक जब अपने घर लौटता है तो वहाँ घर वालों ने हंगामा मचाया हुआ था कि पुष्पा कहाँ गायब हो गई। तभी पुष्पा वापस आ जाती है और कहती है कि मैं मंदिर गई थी। फिर दीपक कहता है कि कल तुमको मेरे साथ थाने बुलाया है। ये सुनकर पुष्पा डर जाती है। तभी थाने में शाम को एक और मामला मिलता है, जहाँ आदमी का नाम प्रदीप था और लड़की का नाम जया था। फिर शाम को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। तभी पुष्पा अपने फोन में नई सिम डालती है, जो कि वो मंदिर जाने के बहाने लेकर आई थी, और फिर वो अपने फोन से कहीं बात करने लगती है। अब अगले दिन दादी फूल को कहती है कि तू पुलिस में जाकर सब कुछ बता दे, क्या पता कुछ पता ही चल जाए। लेकिन फूल मना कर देती है। वो कहती है नहीं, मेरे पति आते ही होंगे, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। तभी हम पुष्पा को देखते हैं जो दीपक की भाभी से बातें कर रही थी। अब वो बातों बातों में उनसे अपनी दोस्ती बढ़ा लेती है। फिर बातों बातों में उसे पता चलता है कि दीपक की भाभी को ड्राइंग का शौक है, लेकिन शादी करने के बाद वो ड्राइंग से दूर हो गई। पुष्पा के हाथ पर एक जय नाम का टैटू भी बना हुआ था, लेकिन पुष्पा उसको छुपा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं दीपक और पुष्पा थाने जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर श्याम पुष्पा से सवाल जवाब करने लगते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। फिर इंस्पेक्टर के आधे सवालों का जवाब पुष्पा ना में देती है कि मुझे कुछ नहीं पता। ये देखकर श्याम को पुष्पा पर शक होने लगता है कि ये जरूर कुछ छुपा रही है। फिर वो पुष्पा से बॉडी पर किसी निशानी के बारे में पूछते हैं। फिर पुष्पा उन्हें अपने हाथ पर लिखा हुआ नाम दिखाती है, जिसको उसने जया से श्रेया में बदल लिया था। फिर वो बहाना बनाकर कहती है कि मेरे दादा मुझे श्रेया नाम से बुलाते थे, इसीलिए मैंने ये नाम लिखवाया था। फिर श्याम उसकी फोटो लेने के लिए बोलता है, पर पुष्पा मना कर देती है कि हमारे घर की औरतें ऐसे फोटो नहीं खिंचवा सकती। फिर श्याम उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो पीछे से आवाज लगाता है जया, और पुष्पा पीछे मुड़ जाती है, जिससे श्याम को समझ आ जाता है कि सारी गड़बड़ यही कर रही है। तभी हम दादी और फूल को देखते हैं। दादी फूल को अपने घर के बारे में बताती है कि मेरे पति और बेटे को मैंने घर से निकाल दिया है, क्योंकि वो दारू पीकर मुझे ही मारते थे, इसलिए वो अब अकेली ही रहती है। अब अगले दिन फूल दादी के टी स्टॉल पर कलाकंद की मिठाई बनाती है, जो कि लोगों को खूब पसंद भी आती है। तभी देखते ही देखते सारी मिठाई बिक जाती है। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि श्याम पुष्पा का पीछा करता है, ये देखने के लिए कि वो जाती कहाँ है और बात किससे करती है। तभी उसे पता चलता है कि पुष्पा ने अपने कुछ गहने बेच दिए हैं। फिर उससे बात करने के लिए दीपक का दोस्त मनोहर आता है, और तभी बातों के दौरान पता चलता है कि पुष्पा पढ़ी लिखी लड़की है। तभी वहाँ दीपक के पापा आकर मनोहर से कहते हैं कि कीटनाशक दवाई छिड़कनी होगी, वरना ये कीड़े फसल खराब कर देंगे। लेकिन पुष्पा कहती है कि इससे तो फसल के पौष्टिक तत्व भी खराब हो जाएंगे। फिर वो उनको एक आसान सा सोल्यूशन बताती है, जिससे फसल कीड़ों से बच जाएगी। और इस बात से हमें पता चलता है कि पुष्पा को किसानी के बारे में भी काफी कुछ जानकारी है। अगले सीन में हम देखते हैं दीपक अपने दोस्तों के कहने पर एमएलए से मिलने जाता है। वो एमएलए को कहता है कि अब आप ही मेरी बीवी को ढूंढवा दीजिए। लेकिन एमएलए तो उल्टा दीपक के नाम पर ऑपोजिट पार्टी को ही किडनैपर बता देता है कि उन्होंने दीपक की बीवी को किडनैप कर लिया है, और इसी कारण कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। अब एक दिन दीपक का फोन पुष्पा के भतीजे के हाथ लग जाता है। फिर पुष्पा उसे फोन में गेम खेलने का लालच देकर चुप रहने के लिए कहती है। तभी उसकी नजर दीपक की भाभी की बनाई हुई फोटो पर जाती है। फिर वो उसकी खूब तारीफ करती है और कहती है कि आपको अभी भी ड्राइंग करनी चाहिए। फिर जब रात को दीपक और उसके दोस्त शराब पी रहे थे, तब उसका दोस्त कहता है कि अब तो फूल को गायब हुए कई दिन हो चुके हैं, क्या पता उसके साथ अब किसी ने क्या कर दिया हो। लेकिन ये बात दीपक को अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसकी अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती है। फिर दीपक नशे में अपने घर जाता है
और पुष्पा उसे संभालती है। दीपक बार बार फूल का ही नाम लिए जा रहा था। फिर अगले दिन पुष्पा दीपक की भाभी को कहती है कि मुझे आपसे किसी की पेंटिंग बनवानी है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। तभी थाने में दूसरे थाने से एक फैक्स आता है जिसमें पुष्पा की फोटो थी और उसका असली नाम जया बताया गया है, जिसको देखते ही श्याम जया को पकड़ने चला जाता है। फिर वो सारी बात दीपक को बता देता है कि ये जानबूझकर अपनी पहचान छुपाए हुए बैठी है। फिर दीपक जया को अरेस्ट करने के लिए कहता है और वो जया की एक बार भी नहीं सुनता कि वो क्या कहना चाहती है। अब पुलिस वाले जया को ले जाकर थाने में बंद कर देते हैं और दूसरे थाने वालों को बता देते हैं कि लड़की मिल गई है। तभी दीपक के पास उसके दोस्त आते हैं और बता देते हैं कि वो लड़की धोखेबाज नहीं है, बल्कि उसने तो फूल को ढूंढने के लिए पोस्टर छपवाया है और फूल की फोटो उसने तुम्हारी भाभी से ही बनवाई थी, क्योंकि तुम्हारी भाभी ने फूल को तुम्हारी शादी में देखा हुआ था। तभी हम फूल को देखते हैं जिसको उसका पोस्टर मिलता है। उसमें उसके गांव का एड्रेस भी लिखा हुआ था। गांव का नाम था सूरजमुखी। जिसके बाद स्टेशन मास्टर उसे उसी गांव में जाने वाली ट्रेन में बिठा देते हैं। इधर दीपक सीधा थाने चला जाता है। फिर वो जया से उसकी सच्चाई पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों छुपी हो। वो बताती है कि मैंने 12वीं में टॉप किया था और वो आगे की पढ़ाई करने के लिए देहरादून जाना चाहती थी, पर उसके घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी और उसके दहेज के लिए सारी खेती की जमीन बेच दी। फिर शादी से 2 दिन पहले उसे पता चला कि लड़के ने अपनी पहली पत्नी को दहेज के कारण ही मार दिया था, लेकिन वो अपने माँ बाप की हालत देखकर चुप रही। फिर वो बताती है कि जब दीपक ने उसे ट्रेन से चलने के लिए कहा तो वो चुपचाप उसके साथ चल पड़ी कि वो मौका मिलते ही वो अपनी पढ़ाई के लिए देहरादून चली जाएगी और इसीलिए वो अब तक अपनी कजन हेमा को पैसे भी भेजती जा रही थी। फिर वो कहती है कि मैं कल ही देहरादून जा रही थी, लेकिन दीपक नशे में फूल के लिए परेशान था और उसकी परेशानी देखकर मैंने पोस्टर छपवा दिए ताकि फूल जल्दी से जल्दी मिल जाए। उस पोस्टर में मैंने अपना ही नंबर छपवा दिया था। तभी वो शाम को अपना फोन चेक करने के लिए कहती है, जिसमें एक स्टेशन मास्टर की कॉल आई हुई थी। फिर स्टेशन मास्टर से उनको पता चलता है कि फूल गांव पहुंचने वाली है और ये बात सुनते ही दीपक फूल को लेने के लिए चला जाता है। फिर उसे फूल मिल जाती है और वो उसे देखकर काफी खुश होता है। तभी प्रदीप थाने में जया को लेने आता है और वो शाम को ये मामला दबाने के लिए पैसे भी देता है कि अब जो यहाँ पर होगा उसमें तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। फिर जैसे ही वहाँ पर जया आती है, प्रदीप उसे चाटा लगा देता है और कहता है कि चल अब तुझे घर पर जाकर बताता हूँ। उसी समय शाम प्रदीप को रोकता है और कहता है कि मेरा काम था जया को ढूंढना, लेकिन अब जया की मर्जी है कि वो तेरे साथ जाना चाहती है या नहीं। फिर जया प्रदीप के साथ जाने के लिए मना कर देती है। फिर शाम प्रदीप को डांटकर घर भेज देता है कि आज के बाद इसे परेशान मत करना वरना तुझे ढूंढ के मारूंगा। फिर शाम जया को उसकी बाकी की ज्वेलरी देता है जो उसने अपने पास जब्त कर ली थी और कहता है कि जाकर देहरादून में मन लगाकर पढ़ाई करना। तभी हम देखते हैं कि जया देहरादून के लिए निकल पड़ती है। तभी दीपक का दोस्त मनोहर दीपक के जरिए जया को अपने दिल की बात कहता है कि वहां जाकर मुझे चिट्ठी लिखते रहना, क्योंकि वो जया को पसंद करता था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी कॉमेडी के साथ साथ कई सोशल मैसेज भी देती है। अब आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगली एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी की देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। हम मिलेंगे नए दिन नई मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।